हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है अभिषेक वर्मा और कोड मंत्रा वेब लर्न में आपका स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में जिसे बोला जाता है नेस्टेड लूप। अब नेस्टेड लूप की बात की जाए तो नेस्टेड लूप को समझाने के पहले मैंने आपको ऑलरेडी एक टॉपिक एक्सप्लेन किया था जिस टॉपिक का नाम है नेस्टेड इफ, जिसमें हमने कई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर वर्ड की बात करूँ तो नेस्टेड, नेस्टेड का मतलब क्या होता है? नेस्टेड की बात की जाए तो नेस्टेड का मतलब होता है ब्लॉक इनसाइड अनदर ब्लॉक। रिमेंबर, ये चीज मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। डन। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए आपने कोई प्रोग्राम बनाया है और उस प्रोग्राम में आपने कोई ब्लॉक क्रिएट करा हुआ है। डन। ये एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक इफ का हो सकता है, ये ब्लॉक एल्स का हो सकता है, ये ब्लॉक लूप का हो सकता है। डन। तो ये एक ब्लॉक है और अगर आपने इस ब्लॉक के अंदर कोई दूसरा ब्लॉक बना दिया है, मतलब ये एक आउटर ब्लॉक है और इसके अंदर ये एक इनर ब्लॉक है। डन। तो ऐसा जो आर्किटेक्चर होता है उसे बोला जाता है नेस्टेड। रिमेंबर, डन। तो नेस्टेड का मतलब होता है ब्लॉक इनसाइड अनदर ब्लॉक। बट हमारी बात की जाए तो हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम नेस्टेड लूप है। इसका मतलब क्या हुआ? नेस्टेड लूप की अगर बात की जाए तो नेस्टेड लूप का मतलब होता है कि अगर आप एक लूप के अंदर कोई दूसरा लूप लगाना चाहते हो तो इसे बोला जाएगा नेस्टेड लूप, लूप इनसाइड अनदर लूप। डन। अब यहां पर नेस्टेड लूप एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसे मैं काफी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इसी के बेस पर जो कॉम्प्लेक्स लूप प्रॉब्लम्स है उनको आप सॉर्ट आउट कर पाओगे और साथ ही साथ जो पैटर्न ओरिएंटेड प्रोग्राम्स होते हैं जो कई बार टेक्निकल में पूछे जाते हैं, उन पैटर्न ओरिएंटेड प्रोग्राम्स को भी आप इसी नेस्टेड लूप पैटर्न के थ्रू ही सॉल्व करना सीखोगे। डन। तो चलिए स्टार्ट। अब यहां पर अगर आपको नेस्टेड लूप के कंसेप्ट को समझना है तो नेस्टेड लूप के कंसेप्ट को समझने के लिए आपको मैथमेटिक्स में एक कंसेप्ट होता है जिसको नॉर्मली बोला जाता है सेट थ्योरी। रिमेंबर, मैं मेरी बात करूं तो मेरा मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, बट तो यहां पर मैथमेटिक्स में कंसेप्ट है, इसका नाम क्या है? सेट थ्योरी। और सेट थ्योरी की बात की जाए तो उसमें आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा जिसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्रॉस प्रोडक्ट की बात की तो क्रॉस प्रोडक्ट एग्जैक्टली होता क्या है? तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास में एक सेट अवेलेबल है और इस सेट का नाम है मान लीजिए ए। तो ए क्या है? ए एक सेट है। डन। तो मान लीजिए एक सेट है। इस सेट की अगर बात की जाए तो इस सेट में मान लो कि आपके पास में 3 वैल्यूज हैं या मान लीजिए 4 वैल्यूज हैं। तो पहली वैल्यू कौन सी है? 1, 2, 3 और 4। तो ये क्या है? ये 4 वैल्यूज हैं। किसकी वैल्यूज हैं? सेट ए की। डन। सेम एज इट इज मान लीजिए कि आपके पास में एक और सेट अवेलेबल है। डन। और ये सेट कौन है? आपका बी। और इस सेट बी की अगर बात की तो इसकी फिर 4 वैल्यू है। रिमेंबर, दोनों सेट की वैल्यूज अलग अलग हो सकती है। पहले सेट में मान लीजिए 4 वैल्यूज हो, दूसरे सेट में हो सकता है कि 3 वैल्यूज हो। मगर एग्जांपल के लिए जो बी सेट है उसमें टोटल वैल्यू कितनी है? 4। कौन कौन सी? 5, 6, 7 और 8। डन। अब यहां पर ये दो क्या है? ये दो अलग अलग सेट्स हैं और इन सेट की अगर बात की जाए तो इन सेट के बीच में मुझे क्या करना है? क्रॉस प्रोडक्ट करना है। अब क्रॉस प्रोडक्ट की अगर बात करें तो क्रॉस प्रोडक्ट में एग्जैक्टली होता क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट की बात की जाए तो क्रॉस प्रोडक्ट में पहले वाले सेट, पहला सेट कौन है भाई साहब आपका? पहला सेट है आपका ए। डन। तो क्रॉस प्रोडक्ट में पहले वाले सेट की सारी वैल्यूज के कॉम्बिनेशन जनरेट होते हैं दूसरे सेट की सारी वैल्यूज के साथ में। रिमेंबर, मैंने क्या कहा आपसे? क्रॉस प्रोडक्ट में पहले सेट की सारी वैल्यूज के कॉम्बिनेशन जनरेट होते हैं दूसरे सेट की सारी वैल्यूज के साथ में। कैसे? जैसे मान लीजिए पहले सेट की पहली वैल्यू कौन सी है? 1। अब मुझे इसके कॉम्बिनेशन जनरेट करने हैं किसके साथ में? दूसरे सेट की सारी वैल्यूज के साथ में। तो यहां पर कॉम्बिनेशन कौन कौन से होंगे ध्यान दीजिएगा प्लीज। पहला कॉम्बिनेशन 1, 5, दूसरा कॉम्बिनेशन 1, 6, तीसरा कॉम्बिनेशन 1, 7, चौथा कॉम्बिनेशन 1, 8। मतलब यहां पर कौन कौन से कॉम्बिनेशन बनेंगे? पहला कॉम्बिनेशन 1, 5, 1, 6, 1, 7, देन 1, 8। बात खत्म। अब यहां पर आगे क्या होगा?
पहले सेट की दूसरी वैल्यू कौन सी है, पहले सेट की दूसरी वैल्यू है 2, उसके भी कॉम्बिनेशन जनरेट होंगे सारी वैल्यूज के साथ में। तो यहां पे पहला कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, 2 5 2 6 2 7 एंड देन 2 8। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन गए, 2 5 2 6 2 7 देन 2 8। बात खत्म। अब यहां पर अगेन क्या होगा, पहले सेट की तीसरी वैल्यू कौन है, 3, तो इसके कॉम्बिनेशन जनरेट होंगे सारी वैल्यूज के साथ में। तो 3 5 3 6 3 7 और 3 8 डन। तो यहां पर आपके कॉम्बिनेशन बन चुके हैं, ये रहे 3 5 3 6 3 7 देन 3 8। बात खत्म। और लास्ट कॉम्बिनेशन क्या, 4 5 4 6 4 7 एंड देन 4 8। क्लियर। तो यहां पर ये लास्ट कॉम्बिनेशन है आपके 4 5 4 6 4 7 एंड देन 4 8 डन। तो यहां पर अगर क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो क्रॉस प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से वर्क करता है, जिसमें पहले सेट की सारी वैल्यूज के कॉम्बिनेशन जनरेट होते हैं दूसरे सेट की सारी वैल्यूज के साथ में। डन। अब यहां पर ये जो आर्किटेक्चर जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, इस आर्किटेक्चर की बात की जाए तो ये आर्किटेक्चर एज इट इज वर्क करता है जब आप नेस्टेड लूप का यूज करते हो। डन। अब यहां पर आप एक चीज नोटिस करोगे, अगर मैं यहां पर पहले सेट की बात करूं तो पहला सेट कौन है आपका, मान लीजिए ए, और इस ए सेट में अगर 4 वैल्यूज हैं, और बी सेट की बात की जाए तो बी सेट में कितनी वैल्यूज है, मान लीजिए 4 वैल्यूज हैं। डन। तो अगर ए सेट में 4 वैल्यूज हैं और बी सेट में भी 4 वैल्यूज हैं, तो इस केस में यहां पर टोटल मिलाकर 4/4 मतलब ओवरऑल मिलाकर 16 कॉम्बिनेशन जनरेट होंगे। रिमेंबर 16 कॉम्बिनेशन। क्लियर। डन। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा प्लीज, यहां पर जिसे मैं सेट बोल रहा हूं उसे हम प्रोग्रामिंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं कि जो ए है वो आपका एक लूप है, और बी की बात की जाए तो जो बी है वो एक सेट नहीं है, वो मान लीजिए वो भी आपका क्या है, एक लूप है। डन। अब यहां पर आप सभी ने लूप को रन किया हुआ है। अब लूप की अगर बात की जाए तो लूप का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहां से वो लूप स्टार्ट होता है, और लूप का एक एंडिंग पॉइंट होता है जहां पर लूप क्या होता है, खत्म होता है। तो जैसे मैं अगर यहां पे बात करता हूं कि यहां पर ए क्या है, वो एक सेट नहीं है, वो एक लूप है, तो इस केस में उसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन है, 1, और एंडिंग पॉइंट कौन है, 4। सेम इट इज अगर मैं बी की बात करता हूं, बी एक लूप है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन है, 5, और जिसका एंडिंग पॉइंट कौन है, 8। अब यहां पर अगर इन दोनों लूप की अगर बात की जाए तो जो ए है इस लूप को मैं यहां पर मान के चलूंगा आउटर लूप, मतलब बाहर वाला लूप। जैसे मैंने आपको बताया था यहां पर कि नेस्टेड कंसेप्ट क्या होता है, एक आउटर ब्लॉक होता है और उसके अंदर एक इनर ब्लॉक होता है। तो जो आउटर ब्लॉक है, आउटर ब्लॉक किसका ब्लॉक होगा, एक लूप का ब्लॉक होगा। तो इसे मैं मान के चलूंगा कि ये मान लीजिए ए का लूप है, वो जो बी है वो मेरा एक इनर ब्लॉक मान के चलूंगा, मतलब वो किसका लूप है, वो मान लीजिए बी का लूप है। डन। तो यहां पर अगर ए की बात करें, ए क्या है, ए आपका एक लूप है जो कि कैसा लूप है, आपका आउटर लूप है। और बी की बात करें तो बी क्या है, बी भी एक लूप है, मगर वो कैसा लूप है, आपका इनर लूप। डन। तो चलिए, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उस चीज को मैं इन द फॉर्म ऑफ लूप वो कैसे वर्क करेगा ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा प्लीज। अब यहां पर आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि आपके पास में 2 सेट अवेलेबल है, पहला सेट कौन है, ए, और दूसरा सेट कौन है, आपका बी। डन। तो यहां पर हम हर सेट के लिए एक लूप जनरेट करेंगे। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर 2 वेरिएबल ले लिए, और पहला वेरिएबल कौन है आपका, इंटीजर ए, और दूसरा वेरिएबल कौन है, मान लीजिए आपका इंटीजर बी। दैट्स इट। डन। अब यहां पर मैं एक लूप लगा रहा हूं फॉर, अब ए की बात करें, ए का सेट कहां से कहां तक है, 1 से लेकर 4 तक, तो मैंने यहां पर एक लूप लगा दिया है फॉर ए असाइनमेंट 1। स्टार्ट कहां से करना है, 1 से, और देन खत्म कहां पे करना है, तो ए लेस देन इक्वल टू 4। दैट्स इट। देन इसके बाद में आपने यहां पर स्टेटमेंट लिख दिया है ए प्लस प्लस। दैट्स इट। तो ये आपका एक आउटर लूप हो चुका है। अब इस आउटर लूप की बात करें तो इस आउटर लूप के अंदर हम एक इनर लूप लगाएंगे, और इनर लूप जो होगा वो आपका दूसरा सेट होगा। तो यहां पर मैंने एक और लूप क्रिएट करा है, मान लीजिए फॉर बी असाइनमेंट 5।
क्योंकि बी वाला जो लूप है वो 5 से स्टार्ट हो रहा है। देन बी लेस देन इक्वल टू 8 सेमीकोलन बी प्लस प्लस, दैट्स इट। तो यहां पर नॉर्मली जो आपने यहां पर अभी समझा है उस चीज का प्रोग्रामेटिकली आर्किटेक्चर कुछ ऐसा होगा। अब ध्यान दीजिएगा प्लीज। अब यहां पर अगर आपको नेस्टेड लूप के कंसेप्ट को प्रॉपर्ली समझना है तो यहां पर आपको मैं एक छोटी ट्रिक दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। आप सभी की बात किया तो आप सभी अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं मान के चलूंगा कि आपको लूप टॉपिक आता होगा। डन। अगर लूप टॉपिक नहीं आता है तो मैंने लूप टॉपिक को काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, एक एक कंसेप्ट को। तो प्लीज एक बार जाओ और उस वीडियो को जरूर देखो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही साथ आई बटन के साथ में आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा मैं। अब यहां पर आप एक चीज नोटिस करो, यहां पर अगर आउटर लूप की बात की जाए तो कंसेप्ट बहुत सिंपल सा है। जब आप आउटर लूप पर दिमाग लगाओ, जब आप आउटर लूप को देखो तो इनर लूप के बारे में कुछ मत सोचो, और जब आप इनर लूप को देखो तो आउटर लूप के बारे में कुछ मत सोचो, मतलब आपकी नजर ही नहीं जाए वहां पर। डन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं हमारे आउटर लूप के साथ में, और हम दोनों वेरिएबल ले लेते हैं। हमारा पहला वेरिएबल कौन है? हमारा पहला वेरिएबल है ए, और दूसरा वेरिएबल कौन है आपका? बी, क्योंकि आपको कोड को प्रॉपर्ली ड्राई रन करना पड़ेगा तभी आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। डन। अब यहां पर आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि आपके पास दो लूप अवेलेबल है, एक आउटर लूप अवेलेबल है और एक इनर लूप अवेलेबल है। मगर जब प्रोग्राम वर्क करेगा तो सबसे पहले आपका आउटर लूप स्टार्ट होगा। डन। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो सबसे पहले आपका आउटर लूप स्टार्ट हुआ, और कौन वर्क करेगा? आपका इनिशियलाइजेशन। और इनिशियलाइजेशन में क्या लिखा हुआ है? फॉर ए असाइनमेंट 1। तो जैसे इनिशियलाइजेशन हुआ तो जो ए वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या हो चुकी है भाई साहब? उसकी वैल्यू हो चुकी है 1, बात खत्म। देन इसके बाद जाएगा वो कंडीशन के पास, और कंडीशन क्या लिखी हुई है? ए लेस देन इक्वल टू 4। सही है गलत? सही है। तो यहां पर कहां जाएगा? बॉडी ऑफ लूप के अंदर। अब मैंने आपसे क्या बोला था? जब आप आउटर लूप को देखो तो इनर पर दिमाग मत लगाओ, और जब इनर को देखो तो आउटर पर दिमाग मत लगाओ। अब यहां प्रॉब्लम क्या है कि आपने आउटर लूप की कंडीशन को चेक करा, और आउटर लूप की कंडीशन को चेक करके आप उसकी बॉडी में आ गए। अब बॉडी में जब आ गए तो यहां पर एक और लूप अवेलेबल है, तो अब आपका टारगेट केवल ये वाला लूप है। आउटर लूप को अभी मत सोचना, क्यों? क्योंकि आउटर लूप अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो वो स्टार्ट हुआ है, ए की वैल्यू 1 के लिए। डन। अब अंदर आ गए आप। अब अंदर आए तो यहां पर एक और लूप लगा हुआ है, किसका? बी का। देन बी का इनिशियलाइजेशन वर्क करेगा, और स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है? बी असाइनमेंट 5, मतलब बी की वैल्यू कितनी हो गई है? बी की वैल्यू हो चुकी है यहां पे मान लीजिए 5। डन। अब कई स्टूडेंट अगर ये सोच रहे हैं कि सर आपने डायरेक्ट 5 से स्टार्ट कर दिया, भैया लूप को तुम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं कि हमेशा 1 से स्टार्ट होगा। 10 से स्टार्ट करो, 50 से स्टार्ट करो, जहां से स्टार्ट करना है। डन। तो यहां पर बी की वैल्यू कितनी हो गई? 5। देन कंडीशन वर्क करेगी, बी लेस देन इक्वल टू 8। बी की वैल्यू कितनी है? 5। 5 लेस देन इक्वल टू 8। सही है गलत? सही है। तो आगे कहां जाएगा? अंदर वाले लूप के भी अंदर। और मैंने यहां पर एक स्टेटमेंट लिख दिया है, मान लीजिए प्रिंट एफ स्लैश एन परसेंटाइल डी अंडरस्कोर परसेंटाइल डी कॉमा ए कॉमा बी। दैट्स इट। डन। अब ध्यान देना यहां पे होगा क्या। तो जैसे ये वाली कंडीशन थी आपकी, b लेस देन इक्वल टू 8, b की वैल्यू कितनी है? 5। तो 5 लेस देन इक्वल टू 8। सही है गलत? सही। अंदर आया, और अंदर आके स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है? प्रिंट है परसेंटाइल डी ए कॉमा बी। तो यहां पर क्या होगा? a और b की वैल्यू क्या होगी? प्रिंट होगी। अब a की वैल्यू कितनी है? 1, और b की वैल्यू कितनी है आपकी? 5। तो यहां पर क्या होगा? आपके आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट होगा 1_5। दैट्स इट। क्लियर? अब यहां पर ध्यान देना, यहां पर इनर लूप खत्म हुआ है, और इनर लूप भी खत्म नहीं हुआ। इनर लूप का पहला इटरेशन कंप्लीट हुआ है, मतलब पहली बार का लूप खत्म हुआ है बी की वैल्यू 5 के लिए। अब यहां से वो वापस कहां जाएगा? वापस जाएगा ऊपर, और बी की वैल्यू कितनी हो चुकी है? बी की वैल्यू इंक्रीमेंट हो चुकी है। डन। ध्यान रखना, इनर लूप से आगे चला है तो यहां से इधर वाले के इंक्रीमेंट पे जाएगा, और यहां से इधर वाले के इंक्रीमेंट पे जाएगा। डन। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा प्लीज, बी की वैल्यू 5 के लिए लूप एक बार चल चुका है। अब यहां से वापस कहां जाएगा? इंक्रीमेंट के पास, और इंक्रीमेंट किसका होगा? बी का, ए का नहीं, क्योंकि अभी अंदर वाला लूप तो बाकी है।
डन। अब बी की वैल्यू कितनी हो चुकी है, बी की वैल्यू हो चुकी है 6 एंड देन अगेन कंडीशन पे आएगा 6 लेस देन इक्वल टू 8, सही है गलत, सही है, फिर अंदर आएगा और यहां पे क्या करेगा, ए और बी की वैल्यू को प्रिंट कराएगा। ए की वैल्यू कितनी है 1 और बी की वैल्यू कितनी है 6, तो यहां पर आउटपुट क्या मिलेगा 1_6। देन अगेन यहां तो ऊपर जाएगा, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, बी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 6 के बजाय 7। देन अगेन कंडीशन पे आएगा 7 लेस देन इक्वल टू 8, सही है गलत, सही, फिर अंदर आएगा और क्या प्रिंट करेगा, ए और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है 1 और बी की वैल्यू कितनी है 7, तो आउटपुट क्या मिलेगा 1_7। डन। अगेन ऊपर जाएगा, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 8, 8 लेस देन इक्वल टू 8, सही है गलत, सही है, फिर अंदर आएगा और क्या प्रिंट करेगा, ए और बी की वैल्यू, बी की वैल्यू कितनी हो चुकी है 8, तो यहां पर 1_8, तो आपका आउटपुट क्या मिल जाएगा 1_8। देन अगेन ऊपर जाएगा तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी 9, तो कंडीशन क्या बनेगी 9 लेस देन इक्वल टू 8, सही है गलत, गलत, तो यहां पर वो अंदर नहीं आएगा, सीधे कहां आ जाएगा, इस लूप के बाहर। अब भैया इस लूप के बाहर आया तो अभी अंदर वाला लूप कंप्लीट हुआ है, बाहर वाला लूप कंप्लीट नहीं हुआ है। अब बाहर वाले लूप के लिए अगेन कहां जाएगा, इंक्रीमेंट के पास, मगर किसका इंक्रीमेंट होगा, ए का या बी का, ए का, तो यहां पर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2, क्योंकि पहले 1 थी, अब वो वैल्यू हो जाएगी आपकी 2, बात खत्म। देन अगेन किसके पास जाएगा, कंडीशन के पास, ए लेस देन इक्वल टू 4, ए की वैल्यू कितनी है 2, 2 लेस देन इक्वल टू 4, सही है गलत, सही है, और फिर अंदर आएगा। अब यहां पर ये वाला जो लूप है, ये लूप अगेन चलेगा, कहां से कहां तक, 5 से लेकर 8 तक। डन। मगर इस बार जब लूप चलेगा तो ए की वैल्यू 1 नहीं होगी, ए की वैल्यू क्या होगी 2। डन। तो जब दोबारा आपका ये लूप चलेगा अंदर वाला लूप, तो आपके आउटपुट क्या आएंगे 2_5, 2_6, 2_7, 2_8। डन। मैंने आपको एक बार का लूप बता दिया कैसे वर्क कर रहा है, आपको इसको ड्राई रन करना पड़ेगा अगेन एंड अगेन एंड अगेन। डन। अब यहां पर क्या होगा, ए की वैल्यू 2 के लिए प्रिंट करा दिया, फिर क्या होगा, अगेन ऊपर जाएगा और ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 3। डन। तो 3 के लिए अगेन आपका कोड वर्क करेगा और आपका आउटपुट क्या मिलेगा 3_5, 3_6, 3_7, 3_8, कहां तक 4_8 तक, और यही तो आपके आउटपुट थे। डन। तो नॉर्मली जो आपके क्रॉस प्रोडक्ट का कंसेप्ट होता है वही आपके नेस्टेड लूप का कंसेप्ट होता है। यहां पे हो क्या रहा है, आप एक चीज नोटिस करो, यहां पर आप एक चीज नोटिस करोगे कि आउटर लूप की पहली वैल्यू कौन सी आएगी, आउटर लूप की पहली वैल्यू आई आपकी 1, तो जैसे पहले वाले सेट की पहली वैल्यू कौन सी आई थी 1, उसी तरीके से आउटर लूप की पहली वैल्यू कौन सी आएगी 1, और 1 के लिए अंदर वाला लूप कितनी बार चलेगा 4 बार। डन। फिर अगली बार क्या होगा, आउटर लूप की दूसरी वैल्यू कौन सी आएगी 2, तो अंदर वाला लूप अगेन कितनी बार चलेगा 4 बार। फिर आउटर लूप की तीसरी वैल्यू कौन सी आएगी 3, तो फिर अंदर वाला लूप कितनी बार चलेगा 4 बार। अगेन आउटर लूप की वैल्यू कितनी आएगी 4, तो फिर अंदर वाला लूप कितनी बार चलेगा 4 बार। मतलब तो यहां पर अगर सिंपल से वर्ड में बोला जाए तो ऐसा मैं बोल सकता हूं कि आउटर लूप की एक वैल्यू के लिए इनर लूप बार बार वर्क करेगा। जब आउटर लूप की वैल्यू 1 आएगी तो इनर लूप उसके लिए 4 बार वर्क करेगा, आउटर लूप की वैल्यू 2 आएगी तो इनर लूप उसके लिए भी 4 बार वर्क करेगा, फिर आउटर लूप की वैल्यू 3 आएगी तो इनर लूप फिर उसके लिए कितनी बार वर्क करेगा 4 बार, आउटर लूप की वैल्यू 4 आएगी तो फिर इनर लूप कितनी बार वर्क करेगा 4 बार वर्क करेगा। डन। तो ये बेसिक आइडिया हुआ नेस्टेड लूप का। चलिए, तो जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है उस चीज को अपन एक काम करते हैं, प्रैक्टिकली एक बार रन करके देखते हैं और चेक करते हैं कि हमारा आउटपुट यहां पर क्या आएगा। डन। तो यहां पर मैंने 2 वेरिएबल ले लिए, पहला वेरिएबल आई और दूसरा वेरिएबल है आपका जे। डन। वहां पर मैंने ए और बी लिए थे, यहां पर हम आई और जे ले लेते हैं। डन। अब यहां पर हमने क्या किया, हमने सबसे पहले हमारा पहला लूप लगाया है, तो हमारा पहला लूप का है वहां ए का था, यहां पर अपन आई का लूप लगाया, तो आई की वैल्यू कहां से स्टार्ट कर रहे हैं 1 से, आई लेस देन इक्वल टू 4, देन आई प्लस प्लस, दैट्स इट। डन। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका आउटर लूप। इसके बाद हमने यहां पर एक लूप और लगा दिया है, किसके लिए, जे के लिए, तो जे की वैल्यू कितनी ली अपन ने इनिशियली 5, जे लेस देन इक्वल टू 8 सेमीकोलन जे प्लस प्लस, दैट्स इट। डन। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर
हमें इस लूप की बॉडी के अंदर स्टेटमेंट लगाना है स्लैश एन परसेंटाइल डी अंडरस्कोर परसेंटाइल डी कॉमा आई कॉमा जे, दैट्स इट। अब इतने कोड को अगर मैं कंपाइल और रन करता हूं तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि आपको आउटपुट क्या मिलेगा, वही आउटपुट मिलेगा जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। डन, कोड कंपाइल्ड, कोड रन, आपको आउटपुट क्या मिला 15161718 25262728 35363738 और 45 कहां तक 48 तक, दैट्स इट। डन, तो ये आपका आउटपुट है। आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहां पर आपको एक टास्क दे रहा हूं। आपका टास्क क्या है कि यहां पर आपको आई की वैल्यू को लेना है 5। डन, और अपन खत्म कहां कर रहे हैं, मान लीजिए 9 पर। अब जे की बात की जाए तो जे की वैल्यू को आपको लेना है मान लीजिए 3 और खत्म कहां पे करना है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 8 पर। डन, अब इस पर्टिकुलर केस की अगर बात की जाए तो आपको यहां पर यह बताना है, ये सोचना है कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा। आपको खुद इसको प्रॉपरली ड्राई रन करके चेक करना पड़ेगा। डन, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर मैं आपको नेस्टेड लूप के बेस पर एक असाइनमेंट टास्क दे रहा हूं और आपको वीडियो को यहां पे पॉज करना है और उसके बाद सोचना है कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा। रिमेंबर, यहां पर छोटे छोटे कंसेप्ट के थ्रू अपन आगे बढ़ेंगे तो ये कंसेप्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और आपको यहां पर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आएगा। डन, तो जैसे मान लीजिए कि मैंने यहां पर एक लूप लगाया है। डन, तो लूप कहां से स्टार्ट किया, मान लीजिए फॉर आई इक्वल टू 2 से एक लूप स्टार्ट किया मैंने। देन स्टेटमेंट लिखा है आई लेस देन इक्वल टू 10 देन आई प्लस प्लस। डन, इसके बाद में मैंने एक इनर लूप और लगाया है फॉर j इक्वल टू 1 j लेस देन इक्वल टू 10 एंड देन स्टेटमेंट लिखा है j प्लस प्लस, दैट्स इट। और देन मैंने यहां पे स्टेटमेंट लगा दिया प्रिंट एफ स्लैश एन परसेंटाइल डी कॉमा आई इंटू जे। डन, अब यहां पर 2 वेरिएबल है आपके पास में, पहला वेरिएबल कौन है आई और दूसरा वेरिएबल कौन है आपका जे। डन, अब यहां पर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की अगर बात की जाए तो पहले एक काम कीजिए, पहले वीडियो को यहां पे पॉज करो और सोचो कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा। डन, अब यहां पर अगर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की बात करें तो प्रोग्राम करेगा क्या, ये प्रोग्राम 2 से लेकर 10 तक का क्या प्रिंट करा देगा, टेबल। कैसे, ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो जैसे सबसे पहले कौन वर्क करेगा, सबसे पहले आपका आउटर लूप वर्क करेगा। डन, अब आउटर लूप की बात करें तो आउटर लूप की वैल्यू क्या है, इनिशियली आउटर लूप कहां से स्टार्ट हो रहा है 2 से। डन, इसके बाद कहां जाएगा कंडीशन के पास में, और कंडीशन क्या बोल रही है 2 लेस देन इक्वल टू 10, सही या गलत, सही है तो अंदर आएगा। अब अंदर जब आया तो यहां पर आई की वैल्यू कितनी आ रही है, आई की वैल्यू आ रही है 2, दैट्स इट। अब इस केस में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा प्लीज। इस केस में ये जो आपका इनर लूप है, ये इनर लूप कितनी बार चलेगा, ये लूप चलेगा 10 बार। मतलब पहली बार जे की वैल्यू कितनी आएगी 1, दूसरी बार जे की वैल्यू कितनी आएगी 2, फिर तीसरी बार जे की वैल्यू कितनी आएगी 3, कहां तक 10 तक। अब ध्यान देना यहां पे क्या होगा, तो जब ये इनर लूप में प्रिंटर स्टेटमेंट वर्क करेगा तब आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू है आपकी 2 और पहली बार जे की वैल्यू कितनी आएगी 1, तो 2 इंटू 1 क्या प्रिंट हो जाएगा आपका 2। अगली बार जे की वैल्यू कितनी आएगी, अगली बार जे की वैल्यू आएगी 2, तो 2 इंटू 2 क्या प्रिंट हो जाएगा 4। अगली बार जे की वैल्यू कितनी आएगी 3, तो क्या प्रिंट हो जाएगा 2 इंटू 3 क्या प्रिंट हो जाएगा 6, देन 8 कहां तक 10 तक। देन जे की वैल्यू कितनी हो चुकी 10, 10 के बाद में जे की वैल्यू क्या होगी 11 और 11 के बाद में ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी फॉल्स। तो जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो अगेन कहां जाएगा, अगेन यहां से जाएगा ऊपर और आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू पहले 2 थी, अब वो आई की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3 और देन फिर ये वाला लूप चलेगा और ये लूप 3 का टेबल प्रिंट करा देगा 3 6 9 कहां तक 30 तक, दैट्स इट। अगली बार फिर ऊपर जाएगा तो किसका टेबल प्रिंट हो जाएगा 4 का, कहां तक 40 तक, सॉरी यहाँ पे 20 आना चाहिए था, हाँ ठीक है डन,
ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला आपका लॉजिक वर्क करेगा। डन। तो ये लॉजिक क्या करेगा, 2 से लेकर 10 तक का टेबल प्रिंट कराकर आपको दे देगा। क्लियर। डन। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझने की कोशिश करिए। देखिए, अगर इस पर्टिकुलर एग्जांपल की बात की जाए तो मैंने आपसे क्या बोला कि ये प्रोग्राम क्या करेगा, ये प्रोग्राम 2 से लेकर 10 तक का टेबल प्रिंट कराएगा। बट इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में आपको आउटर लूप और इनर लूप के रिलेशन को समझना पड़ेगा कि इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है। अब वापस समझने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों का रिलेशन क्या है, ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो जैसे आपने यहां पे स्टेटमेंट लिखा फॉर आई असाइनमेंट 2, मतलब इनिशियल वैल्यू कितनी हुई 2, और देन 2 किसके पास जाएगा, कंडीशन के पास। तो स्टेटमेंट क्या बन गया, 2 लेस देन इक्वल टू 10। सही या गलत, सही है, अंदर आएगा। और अंदर जैसे ही आएगा तो यहां पर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 2। डन। अब ध्यान देना प्लीज, आउटर लूप ने एक वैल्यू प्रोवाइड करी, वो वैल्यू कितनी है 2। और इस वाले लॉजिक की अगर बात करें तो ये लॉजिक क्या कर रहा है, इस पर्टिकुलर लॉजिक की बात की जाए तो ये लॉजिक जो वैल्यू आउटर लूप ने प्रोवाइड की थी, आउटर लूप ने कौन सी वैल्यू प्रोवाइड की थी 2, ये लॉजिक क्या कर रहा है, ये लॉजिक उस वैल्यू का टेबल प्रिंट करा रहा है। डन। तो पहली बार आउटर लूप ने वैल्यू क्या दी 2, और इनर लूप क्या कर रहा है, उसका टेबल प्रिंट करा रहा है 2 4 6 8, कहां तक 20 तक। फिर अगली बार फिर ऊपर जाएगा तो आउटर लूप एक नई वैल्यू देगा, और नई वैल्यू कौन सी होगी आपकी, 2 नहीं होगी, वो क्या होगी 3। डन। और इनर लूप क्या करेगा, इनर लूप उस 3 का टेबल प्रिंट कराएगा, मतलब 3 6 9 12, कहां तक 30 तक। डन। तो क्या सिंपल वर्ड में ऐसा बोल सकता हूं मैं कि अगर आउटर लूप की बात की जाए तो आउटर लूप आपको इनपुट प्रोवाइड करा रहा है ना, बिल्कुल। पहली बार आई की वैल्यू 2, ये इनपुट था। दूसरी बार आई की वैल्यू कितनी 3, ये भी इनपुट है। तीसरी बार आई की वैल्यू कितनी 4, वो भी एक इनपुट है। डन। तो आउटर लूप क्या कर रहा है, इनपुट प्रोवाइड करा रहा है। और इनर लूप की बात करें तो वो क्या कर रहा है, वो उस इनपुट को प्रोसेस कर रहा है। रिमेंबर, वो प्रोसेस क्या है, प्रोसेस है टेबल प्रिंट कराना। डन। तो यहां पर आउटर लूप और इनर लूप के में रिलेशन है। आउटर लूप का काम होता है इनपुट देना, और इनर लूप का काम होता है उस इनपुट पर प्रोसेस अप्लाई करना। तो चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को एक बार रन करके देखते हैं। डन। तो यहां पर हमने 2 लूप लगा रखे हैं, पहला लूप आउटर लूप है, और आई की वैल्यू इनिशियली क्या दे दी मैंने 2, और खत्म कहां कर रहे हैं अपन 10 पर। और इसके अलावा अगर जे की बात करें तो जे को अपने कहां से स्टार्ट किया है, जे को हमने स्टार्ट किया है 1 से, और खत्म कहां कर रहे हैं आपके 10 पर। और देन हमने यहां पर एक लॉजिक लिख दिया है आई इंटू जे, दैट्स इट। डन। अब इस कोड को हम कंपाइल और रन करते हैं। कोड कंपाइल किया और मैंने कोड को रन किया। अब आप एक चीज नोटिस करोगे कि यहां पर आपको आउटपुट क्या मिला। सबसे पहले 2 का टेबल, देन 3 का टेबल, देन 4 का टेबल, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, सबके टेबल यहाँ पे क्या हो गए आपके सामने प्रिंट हो गए। डन। तो ये आपका एक बेसिक प्रोग्राम है। डन। और यहाँ पर अगर आउटर लूप और इनर लूप कॉम्बिनेशन की बात करें तो आउटर लूप क्या कर रहा है, आउटर लूप आपको इनपुट प्रोवाइड करा रहा है, और इनर लूप क्या कर रहा है, इनर लूप उस इनपुट के ऊपर प्रोसेस अप्लाई कर रहा है। प्रोसेस क्या है, टेबल प्रिंट कराना। डन। बट सोचिए कि अगर यहां पर आउटर लूप नहीं होता तो उस केस में आपको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ती। तो मान लीजिए कि आपसे किसी ने बोला होता कि भाई साहब एक काम करो, 2 से लेके 10 तक के सबके टेबल प्रिंट कराओ। डन। और यहां पर नेस्टेड लूप का कंसेप्ट नहीं है। डन। तो इस केस में आपको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है, अपन उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मान लो आपका 2 वेरिएबल है, पहला वेरिएबल है एन, दूसरा वेरिएबल है जे। डन। और आपने यहां पर स्टेटमेंट लिख दिया है प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ एन। आपने क्या किया, आपने एन की वैल्यू एंटर करा दी यहाँ पे। देन आपने लगा दिया स्कैन एफ परसेंटाइल डी कॉमा एंड एन। किसका टेबल प्रिंट कराना है, एन का, जो भी आप एन की वैल्यू एंटर कराओगे। और मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लगा दिया है एन इंटू जे। डन। अब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की बात किया है तो इस प्रोग्राम का यूज करके भी मैं 2 से लेके 10 तक के टेबल प्रिंट करा सकता हूं। बट प्रॉब्लम क्या है कि मुझे अगर 2 का टेबल प्रिंट कराना है तो मैंने प्रिंट करा दिया, मगर अगली बार अगर मुझे 3 का टेबल प्रिंट कराना है तो मुझे प्रोग्राम को अगेन रन करना पड़ेगा। डन।
अगेन मुझे 4 का टेबल प्रिंट करना है, मैंने प्रोग्राम को फिर से रन कर दिया। तो भैया इस तरीके तुम क्या बार बार प्रोग्राम रन करोगे? नहीं। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, इस केस में अपन नेस्टेड लूप का यूज करते हैं। तो नेस्टेड लूप के केस में क्या होगा कि जो आउटर लूप होगा वो क्या प्रोवाइड करेगा आपको? इनपुट। तो पहली बार आई की वैल्यू कितनी आ रही है? पहली बार आई की वैल्यू आ गई 2, तो वो एक इनपुट है। अगली बार आई की वैल्यू कितनी आएगी? 3, वो एक इनपुट है। अगली बार आई की वैल्यू कितनी आएगी? 4, तो वो भी क्या है? आपका एक इनपुट है। किसके लिए इनपुट है? अंदर वाले लूप के लिए। डन? क्लियर है? अब एक चीज ध्यान रखना, इसी कंसेप्ट के बेस पर मैं नेक्स्ट वीडियो में कई असाइनमेंट सॉल्व कराऊंगा जिसमें आउटर लूप जो होगा वो इनपुट प्रोवाइड करेगा और इनर लूप जो होगा वो उस इनपुट को प्रोसेस करेगा। एग्जांपल के लिए अगर मान लीजिए मैंने आपको एक प्रोग्राम दे दिया कि 1001 से लेके 9999 के बीच के सारे नंबर को रिवर्स करो। डन? तो उसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? नेस्टेड लूप की। डन? अगर आपको मैंने टास्क दे दिया कि भैया एक काम करो, 1 से लेकर 100 तक सभी नंबर के फैक्टोरियल को आइडेंटिफाई करो, तो किसका यूज करोगे आप? नेस्टेड लूप का। अगर मैंने आपको असाइनमेंट दिया कि 1001 से लेकर 1999 के बीच के सारे नंबर में जितने पैलिंड्रोम नंबर है उन सभी को आइडेंटिफाई करो, तो आप किसका यूज करोगे? नेस्टेड लूप का। तो ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डन? और उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे एक और टॉपिक जिसे बोलते हैं पैटर्न। डन? स्टार पैटर्न वाले प्रोग्राम्स, तो उनको भी अपन डिस्कस करेंगे अपकमिंग वीडियोस में। बट अगर नेस्टेड लूप आपके माइंड में क्लियर नहीं है तो पैटर्न्स के प्रोग्राम आपको समझ में नहीं आएंगे। डन? तो उम्मीद करता हूं कि आपको अभी तक का जो कंटेंट है वो समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर दिस कंटेंट विथ योर फ्रेंड्स। राधे राधे, जय श्री। हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को आसान भाषा में विथ रियल लाइफ एग्जांपल आप तक पहुंचाते हैं, जो कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। अगर आपको हमारा ये कंटेंट और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमें और नए प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियोस को बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है।